प्यारे बच्चों, मैं चंद्रकला, सहायक अध्यापिका एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, ये कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, जिसमें हम आपकी पुस्तक लेंगे लोकतांत्रिक राजनीति 2, जिसका अध्याय हमने लिया है 7। आपके अध्याय का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। बच्चों, ये 6 भागों में विभाजित है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे 5वां भाग। बच्चों, इसका 4 भाग हमने अध्ययन कर लिया है। आइए देखते हैं कि परिणामों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम। तो आइए देखते हैं। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र के आर्थिक परिणामों को देखा था, जिसमें हमने असमानता और गरीबी का अध्ययन किया था कि लोकतंत्र में असमानता और गरीबी की समस्या कैसे ज्वलंत बनी हुई है और इसमें कमी कैसे आएगी और कितनी हद तक हमें सफलताएं प्राप्त हुई हैं और कहां तक हमें सफलता प्राप्त करना है और लोकतंत्र से ये उम्मीद कैसे पूरा होता है। तो आगे बच्चों हमने देखा था आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा लोकतंत्र में कैसे होता है और इसकी संभावनाएं कहां तक है, और हम इस आय के बंटवारे में जो समानता लाने की बात करते हैं, जो कि लोकतंत्र की मूल संकल्पना है, लोकतंत्र की नींव है कि हमारे देश में या लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जहां जहां अपनाई गई हैं वहां समानता कैसे आए। तो लोकतंत्र में जो लक्ष्य है समानता स्थापित करना, उसमें हमने आर्थिक समृद्धि और आय बंटवारा में समानता की बात पढ़ी थी। बच्चों, आइए हम देखते हैं कि सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र क्या कर पा रहा है। तो बच्चों, इस भाग में हम देखेंगे कि लोकतंत्र में सामाजिक परिणामों में क्या प्राप्तियां हुई हैं और क्या प्राप्तियां संभावित हैं। तो बच्चों, हमारे इस भाग के अध्ययन का उद्देश्य है लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को जानना और समझना, जिसमें हम देखेंगे सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे स्थापित करता है लोकतंत्र, क्योंकि कोई भी देश में एक प्रकार की विविधता व्याप्त होती है और जो देश जितना बड़ा होता है उतनी ही वहाँ विविधताएं होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, और जो देश छोटा होता है उसमें विविधताओं की संभावना कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि विविधताएं व्याप्त ना हों। ये संसार पूरा विविधताओं से भरा हुआ है और इन विविधताओं के बीच में लोकतंत्र कैसे सामंजस्य स्थापित करता है, आइए इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे। यहाँ हम एक चित्र ले रहे हैं बच्चों, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। मुझे सिर्फ अपनी बोर्ड परीक्षा की चिंता है, पर लोकतंत्र को इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है और परीक्षा लेने वाले भी करोड़ों होते हैं। तो यहाँ जो ज्वलंत समस्या है वो है विविधता। हम एक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे ऊपर इतनी चिंता सवार हो जाती है कि हम परीक्षा कैसे देंगे। तो हम एक परीक्षा देने के लिए इतने चिंतित हो जाते हैं, जबकि लोकतंत्र के पास करोड़ों कहा जाए तो परीक्षाएं लेने वाले लोग होते हैं और इसी प्रकार से अनेक तरह की परीक्षाएं होती हैं। तो लोकतंत्र परीक्षाओं से गुजरता है और उसको लेने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ देखेंगे कि लोकतंत्र कैसे इन परीक्षाओं को पार करता है, कैसे इन परीक्षाओं को संभालता है। तो ये लेसन आपको यही बताता है, इस लेसन का यही उद्देश्य है। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे लोकतंत्र में, आइए बच्चों अब हम देखेंगे चर्चा के विषय। इस भाग में चर्चा का विषय क्या होगा, वो है, पहला है सार्वजनिक विविधताओं में सामंजस्य।
और दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया स्वयं विकसित कर लेती हैं। और तीसरा टॉपिक है जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं विविधता किसको कहते हैं। विविधता का अर्थ है अलग अलग तरह की चीजें, जैसे धर्म, बोली, भाषा और समाज। तो धर्म, बोली, भाषा और समाज के आधार पर भी हमारे देश में या विश्व के अनेक देशों में अंतर पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है। और दूसरा है यह संसार विविधताओं से भरपूर है। व्यक्तियों में, वातावरण में और जीवन के सभी क्षेत्रों में ये विविधता पाई जाती है। तो बच्चों, विविधता का अर्थ है कि किसी विशेष आधार पर हम अलग अलग हैं, जैसे धर्म के आधार पर, बोली के आधार पर, भाषा के आधार पर, और हमारा समाज भी विभिन्न प्रकार का है। तो ये बहुत सारे आधार हैं जिस आधार पर हम सभी भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग तरह के दिखते हैं। और अगर इसको हम और डिटेल में समझें तो सामाजिक विविधता का अर्थ है एक समूह के लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, सभ्यता के कारण भिन्न होते हैं। तो बच्चों, ये आधार हैं भिन्नता के। तो पूरे विश्व में और अपने देश में भी यदि देखा जाए तो ये विविधता हर जगह आपको दिखेगी। तो अब यहाँ समस्या ये उत्पन्न होती है कि लोकतंत्र जो है इन विभिन्न परिस्थितियों में, इन विभिन्नताओं में कैसे सामंजस्य स्थापित करता है, कैसे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। तो लोकतंत्र की इसमें क्या भूमिका है, को हम बच्चे अभी आगे देखेंगे। बच्चों, हम यहाँ देखेंगे कि सामाजिक जो विविधताएं उत्पन्न हैं हर देशों में, और उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था सामंजस्य कैसे स्थापित करती है। क्या यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं? तो ये प्रश्न उपस्थित हुआ है बच्चों कि शांति और सद्भाव, चूंकि हम विभिन्न तरह के लोग एक देश में रहते हैं, अनेक भाषा है, अनेक बोली है और अनेक तरह के रहन सहन है, धर्म है, जाति है, संप्रदाय है। तो इस तरह के जब भिन्न भिन्न लोग एक देश में रहते हैं तो उनमें टकराव उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। तो लोकतंत्र उसमें मददगार कैसे साबित होता है, क्योंकि लोकतंत्री जो व्यवस्था होती है इसमें बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे संविधान है। संविधान में हम संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा स्थिति को संभाल सकते हैं, और संसद है। संसद में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इस तरह से पूरे देश में किस तरह शांति स्थापित होगी, किस तरह से सद्भाव के साथ लोग रहेंगे, इस पर बहुत सारे विचार विमर्श होते हैं, कानून बनते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है, फैसले लिए जाते हैं। तो बच्चों, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, यदि कहा जाए तो लोगों के शांति और सद्भावपूर्ण जीवन जीने के लिए मददगार साबित होती है। तो नागरिकों के लिए शांति और सद्भाव की व्यवस्था करती है ये लोकतंत्र। हुआ है परिणामों के अर्थ में अगर देखा जाए तो शांति और सद्भाव स्थापित करने में अधिकांश रूप से सफल हुआ है। अगर कुछ सीमा क्षेत्रों को, कुछ विवादों को यदि उपेक्षित कर दिया जाए तो लोकतंत्र सफल हुआ है। लेकिन अभी भी ऐसी संभावनाएं हैं, अभी भी ये एक ऐसी ज्वलंत समस्या है और मुद्दा है कि बार बार उभरते रहता है, और लोकतांत्रिक देशों को
इस समस्या का सामना आगे भी करना पड़ेगा, अभी भी करना पड़ रहा है, और पीछे भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने इन समस्याओं का समाधान किया है और आगे भी ये होता रहेगा। तो शांति और सद्भाव का जीवन देने में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिकांश रूप से सफल हुई हैं। आगे है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएंगे। बच्चों, यहाँ हम लोकतंत्र से ये उम्मीद करते हैं कि वो सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन हमें देंगे। तो हमने इससे पहले के अध्ययनों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालते हैं। ये आपका 7वां लेसन है। पीछे अध्ययनों में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। जैसा आपने पूर्व अध्यायों में पढ़ा होगा, बेल्जियम की समस्या, श्रीलंका की समस्या, तो इस तरह की समस्याओं को संभालते आई हैं और ये एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि ये सामाजिक विभाजनों को संभाल सकती हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जाति समूहों की अपेक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। तो बच्चों, यहाँ एक उदाहरण हम लेते हैं बेल्जियम का, जो आपने पूर्व अध्यायों में आपने पढ़ा होगा। ये बेल्जियम का मानचित्र है बच्चों, और वहाँ के समुदाय और क्षेत्र को इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर ब्रुसेल्स इसकी राजधानी का क्षेत्र है, और वेलोन जहाँ फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं, फ्लेमिश ये आपके डच भाषी क्षेत्र हैं, और जर्मन ये यहाँ जर्मन भाषा बोली जाती है। तो भाषा के आधार पर बेल्जियम में इस तरह का बंटवारा है। ये रेड एरिया जो दिखाया गया है ये आपका वेलोन का क्षेत्र है जहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती है, और यहाँ ये फ्लेमिश का क्षेत्र है जहाँ डच भाषा बोली जाती है, डच लोग रहते हैं, और ये जर्मन भाषा का क्षेत्र है। तो ये 3 क्षेत्र यहाँ पर है। और अगर कहा जाए, वस्तुस्थिति देखी जाए, इसके इतिहास को उठा करके देखा जाए, तो बच्चों यहाँ पर एक ऐसा विवाद उत्पन्न हो गया था बेल्जियम के सामने कि वहाँ के लोगों को ये अनुभव नहीं हो रहा था कि हम इस देश के वासी हैं। तो बच्चों, ये बेल्जियम ने इस स्थिति को कैसे संभाला, ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि बेल्जियम ने इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया कि यहाँ के लोगों को संभालने के लिए, यहाँ के लोगों में वो भाव उत्पन्न करने के लिए कि ये लोग यहाँ के ही निवासी हैं, यहाँ पर संवैधानिक संशोधन का सहारा लिया और 4 संवैधानिक संशोधन किए गए। संविधान को 4 बार में संशोधित किया गया और संशोधन के द्वारा इस स्थिति को संभाला गया और वहाँ के लोगों में ये भावना पैदा की गई कि वो अपने अधिकारों के साथ रह सकते हैं, उनको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो उनके लिए अपेक्षित हैं। तो इस तरह से बेल्जियम ने वहाँ के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों को विविधता में एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की और वो सफल भी हुआ। तो इस तरह से वहाँ का जो 4 संविधान संशोधन है वो इस बात का उदाहरण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस तरह से टकरावों को संभाल सकती हैं, विविधताओं को संभाल सकती हैं। आगे हम देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। तो बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। तो जो एक प्रक्रिया डेवलप हो जाती है धीरे धीरे, वो अपने आप में एक तरीका बन जाता है किसी भी समस्या को संभालने के लिए। तो जब वो प्रक्रिया के रूप में आ जाता है तो कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए, वो विस्फोटक स्थिति में हो जाए या हिंसात्मक रूप धारण कर ले, लेकिन वो देश
अपनी प्रक्रिया के तहत उसको संभाल लेता है। तो जब ये प्रक्रिया के रूप में विकसित कर लिया अपने आप को, तो विस्फोटक या हिंसात्मक स्थितियां इसके लिए सहज हो जाती हैं। तो लोकतंत्र ही ऐसा शासन है जिसमें हम इन स्थितियों को सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो तानाशाही व्यवस्था में इसको कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है, लोगों की भावनाओं को ध्यान नहीं रखा जाता, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान नहीं रखा जाता है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं होते हैं। इस तरह से वहाँ ऐसे देशों में, तानाशाही देशों में हमारे सारे अधिकार एक तरह से छीन लिए जाते हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये संभावना उत्पन्न होती है, ये संभावना रहती है कि कोई भी स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़ सकती है, उसको समय रहते सुधार लिया जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता है। तो यहाँ एक बात ये उत्पन्न हो जा रही है कि कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, उसके अंदर में जो टकराव होते हैं उसको हम संभाल सकते हैं। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता। तो यहाँ एक समस्या ये आ रही है कि पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है किसी भी समाज के टकराव को। तो इसीलिए यहाँ पर अगर परिणामों के संदर्भ में देखा जाए तो हमारी जो सफलता है, जो कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं हुई है, तो वो इस कारण से नहीं हुई है कि कोई भी समूह की समस्या को, टकराव को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। ये उस समस्या का ही स्वभाव है। तो जब किसी टकराव को पूरी तरह से संभाला नहीं जा सकता है तो उसमें हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था अगर इस अर्थ में देखा जाए तो सफल है और अपने उचित परिणामों को प्राप्त कर रही है। पर हम इन अंतरों और विवादों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ जो अंतर और विवाद होते हैं, अगर इनकी उपेक्षा ना की जाए, इनका आदर किया जाए, कोई भी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं तो उस पर बैठ करके विचार विमर्श किया जाए, उसके उपाय ढूंढे जाएं और उसके संबंध में सार्थक कदम उठाए जाएं, तो ये विवाद संभल सकते हैं, ये अंतर खत्म हो सकते हैं। तो इस तरह से जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है वो बातचीत का माध्यम लेती है और बहस का सहारा लेती है और इस तरह से ये अपने आप को विकसित करके इन विवादों और अंतरों को संभाल लेती है, ठीक कर लेती है। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। तो ये जो तरीका लोकतंत्र में विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है और किसी भी समस्या को संभालने की स्थिति पैदा हो जाती है, इसमें प्रक्रिया पैदा हो जाती है, ये लोकतंत्र की ही विशेषता है। अन्य किसी शासन व्यवस्थाओं में बच्चों ये नहीं पाई जाती है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। बच्चों, यहाँ गैर लोकतांत्रिक कहने का तात्पर्य है तानाशाही व्यवस्था से और राजतंत्रीय व्यवस्था से। तो बच्चों, राजतंत्र में और तानाशाह में एक व्यक्ति का शासन होता है, पूरी जनता का शासन नहीं होता है और वहाँ पर ऐसा उत्पन्न हो जाती है स्थिति। अमूमन जो तानाशाह होता है, जो राजा होता है, उसके इच्छा का महत्व ज़्यादा होता है, आम जनता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है और वहाँ पर जो सामाजिक मतभेद उत्पन्न होते हैं उसको ये व्यवस्थाएं नहीं संभाल पाती हैं और ये मतभेद बढ़ते जाते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है इतिहास में कि जो तानाशाही व्यवस्था रही है और जहाँ राजतंत्र रहा है वहाँ ये मतभेद समाप्त नहीं हो पाए हैं और ये मतभेद अगर बहुत द्रोही रूप धारण करते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश की गई है, बलपूर्वक उसका दमन कर दिया गया है। इसी कारण उनको हम तानाशाही व्यवस्था कहते भी हैं। तो ये लोकतंत्र में ही संभव है कि इस तरह की स्थितियां वो संभाल सके, अन्य व्यवस्थाएं इसको संभाल नहीं पाती हैं।
इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। तो ये जो तीन समस्याएं हैं, अंतर, विभाजन और टकराव, ये स्थितियां जब जब भी किसी भी देश में पैदा होती हैं तो इसको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने जितना सही तरीके से संभाला है और कहा जाए तो इस अपने रूप में सफल भी हुआ है, तो ये एक इसका बहुत बड़ा गुण है। और ये गुण अन्य व्यवस्थाओं में नहीं पाया जाता है और अन्य व्यवस्थाओं में ये बने रह जाते हैं। हमें इस बात की भी याद दिलाता है श्रीलंका का उदाहरण कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। तो बच्चों, हम यहाँ एक उदाहरण ले रहे हैं श्रीलंका का। जो है ये श्रीलंका का मैप है बच्चों, और ये विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे सिंहली जाति जो है वो ज्यादातर क्षेत्रों में पाई जाती है, और जो श्रीलंकाई तमिल हैं और भारतवंशी तमिल हैं ये इसके कम क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। ये इनकी जो संख्या है वो कम है तमिल लोगों की, और सिंहली लोगों की जो बहुतायत है, और मुस्लिम समाज यहाँ थोड़ा दिखाया गया है। और अगर देखा जाए तो ये दो क्षेत्र जो दिखाए गए हैं तमिल के, उसमें कुछ भारत से गए हुए लोग हैं जिनको भारतवंशीय तमिल कहा जाता है, और जो श्रीलंका के रहने वाले थे उनको श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। तो इस प्रकार का एक जातीय भेदभाव है, एक सामुदायिक भेदभाव वहाँ पर है श्रीलंका में। जैसा कि बेल्जियम ने इसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया, वो एक उदाहरण बना कि टकरावों को, समस्याओं को कैसे संभाला जा सकता है, जबकि श्रीलंका में स्थिति ऐसी नहीं थी। श्रीलंका में ये मतभेद इतने बढ़े, सिंहली, तमिल और इस तरह के जो मतभेद बढ़े, युद्ध की स्थिति आ गई और अंत में वो गृह युद्ध के रूप में परिणित हो गया, जिसका परिणाम हुआ बच्चों हजारों लोग मारे गए और उनकी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई। आर्थिक रूप से वो देश, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वो देश छिन्न भिन्न हो गया। और एक तरह से कहा जाए तो जिस अच्छे तरीके से बेल्जियम ने अपने देश की समस्या को संभाला, वैसा श्रीलंका ने नहीं संभाला। तो अगर देखा जाए तो दोनों में लोकतंत्र स्थापित था, लेकिन दोनों के उदाहरण सामने आते हैं। यहाँ बहुत नुकसान हुआ और बेल्जियम ने अपनी स्थिति को बहुत सही तरीके से सुधार लिया। तो बहुत दोनों तरह की संभावनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती हैं कि उसको हम किस तरह से संभाल सकते हैं और क्या ऐसे कारण हो गए या कौन से ऐसे गलत निर्णय हो गए कि हम उसको नहीं भी संभाल सकते हैं। तो दोनों तरह की स्थितियां परिणाम के रूप में सामने आती हैं। जब समस्याएं आती हैं, जब टकराव होते हैं, युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो इसको लोकतंत्र कैसे संभालता है, ये दोनों उदाहरण सामने प्रस्तुत हैं। जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व, जो लोकतंत्र है जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो आम लोग हैं, जो जनता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है लोकतंत्र। यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बच्चों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि हम ये मान लेते हैं कि लोकतंत्र है तो ज्यादा लोग जिसको वोट दे देंगे बस उसका प्रतिनिधित्व है और बहुमत जो कह रही है वही बात रखी जाएगी, अल्पमत जो कह रहा है वो बात नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसा नहीं है। बहुमत के शासन का अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग जो कह रहे हैं वही सही है, अल्पमत के लोग जो कह रहे हैं वो नहीं सही है, ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं है कि बहुमत जो कह रहा है वही बात मानी जाए। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना पड़ता है। अगर बहुमत में है भी सरकार तो भी उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पमत के जो लोग हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। यदि उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो भी वो सरकार सफल नहीं मानी जाती है, वो प्रतिनिधित्व तो सफल नहीं माना जाता है। उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है।
बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज नहीं होती है। तो यहाँ देखा जाता है कि जरूरत किस बात की है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्पमत की जो मांग है वो सही है, अल्पमत का जो राय है वो सही है, जो निर्णय है वो सही है, तो आवश्यकता अनुसार उसको मान लिया जाता है। अगर बहुमत की राय सही है तो उसको भी माना जा सकता है। तो यहाँ ये नहीं मायने रखता है कि बहुमत से राय आई है या अल्पमत से राय आई है, यहाँ मायने रखता है कि वो राय कैसी है, वो फैसले कैसे हैं, वो देश हित में सही हैं या नहीं सही हैं। तो इस तरह से ये अल्पमत और बहुमत की जो राय है ये कोई अस्थाई चीज नहीं है। मतलब होता है कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, आप कैसे उसको संभाल रहे हैं स्थितियों को। आगे हम इसी बात को समझेंगे कि बहुमत के शासन का अर्थ क्या है। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर किसी विशेष धर्म के लोग वहाँ रहते हैं, नस्ल के लोग रहते हैं या भाषा के लोग रहते हैं, वही लोग बहुसंख्यक हैं तो उनका ही शासन है, ऐसी बात नहीं होती है। बहुमत के शासन का मतलब होता है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुमत किसी विशेष समूह के लोग हों। ऐसे अलग अलग फैसले के लिए, अलग अलग चुनाव के लिए, समस्या के लिए अलग अलग लोग बहुमत में आ सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। तो ये तभी सफल कहा जाएगा जब अलग अलग तरह के लोग, जहां जिसकी जरूरत है, जितने लोगों की बहुमत की जरूरत है, अगर वो सामने आते हैं और सभी को मौका मिलता है बहुमत में आने का, अवसर पाने का, तब वो सफल माना जाएगा, नहीं अन्यथा वो सफल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ बहुमत का विशेष अर्थ है बच्चों। बहुमत का अर्थ केवल संख्या से नहीं है, बहुमत का अर्थ उनकी विशेषताओं से है, फैसले लेने की शक्ति से है, उनके क्षमता से है, कुशलता से है। यहाँ पर बहुमत का अर्थ मात्र संख्या नहीं है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी को केवल जन्म के आधार पर बहुसंख्यक मान लेना ये सही नहीं है, और अगर बहुसंख्यक के आधार पर समुदाय का हिस्सा बनने से रोका ना जाए तो लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। यदि वो किसी विशेष समूह को अपने में समावेशित नहीं कर पाता है, अपने में उनकी व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो वो सही नहीं है। आइए बच्चों, ये हम जान लेते हैं कि इस भाग में हमने क्या क्या अध्ययन किया। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया कि सामाजिक विविधता क्या होती है और लोकतंत्र उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित करता है। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। ये स्वयं ऐसी प्रक्रिया विकसित कर लेती है जिससे कि विभिन्न तरह के टकराव, प्रतिद्वंदिताओं को ये संभाल पाती है। और तीसरा, जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। आइए बच्चों, हम देख लेते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है, याद करना है। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र सामाजिक विविधता में कैसे सामंजस्य बैठाता है। और तीसरा प्रश्न है, हमारे वोट का असर पड़ता है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं। तो बच्चों, आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आपको इस कक्षा को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।